वो लीड कर रहे थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, जिसका बुनियादी मकसद था, जो उन्होंने प्रपोजल एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दिया इन 1942 कि अगर आप इस जंग में हमारा साथ दें, बरतानिया का साथ दें, तो हम इस जंग के बाद आपको आज़ादी दे देंगे। तो इस पर इसको ना कायदे-ए-आज़म ने एक्सेप्ट किया था और ना गांधी या कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था। उनका आर्ग्यू ये था कि अगर हम आपको सपोर्ट करें और आप जीत जाएं, हमें आज़ादी दे दें, इसकी कोई वो इंश्योरिटी नहीं है। दूसरा ये कि अगर हम आपका साथ दें और आप हार जाएं और जापान जीत जाए, फिर हमारा क्या होगा? सवाल तो अपनी जगह पर है ना। जापान जीत जाए, उस वक्त जंग में तो जापान सरगर्म था, अगर वो जीत जाए तो फिर क्या 100 साल उनको जापान से आज़ादी लेने में लगेंगे? तो इसलिए उन्होंने इसको अपोज किया था। ठीक है, हम आ जाते हैं इसको वाइंड अप की तरफ। टाइम कितना हुआ है हमारे पास? अभी 10 मिनट है। ठीक है, खत्म हो गया, लेकिन मुझे कुछ टाइम और चाहिए ताकि मैं कंक्लूड कर सकूं। ठीक है, तो वो ये कि जो आइडियोलॉजी और टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है, इन इवेंट से वाबस्ता है। और दूसरी ये बात कि जो सरसैद की टू नेशन थ्योरी थी, आयशा जलाल की मशहूर बुक है द सोल स्पोक्समैन, किताब का नाम है। आयशा जलाल ऑथर हैं, पाकिस्तानी, अमेरिका में रहती हैं। उनकी किताब का नाम है द सोल स्पोक्समैन। उस किताब में उन्होंने एक बात कही है उस किताब में उन्होंने ये बात कही है कि कायदे-ए-आज़म जो बात कहते थे कि मैं टू नेशन थ्योरी का हामी हूं या मैं पाकिस्तान बना लूंगा, तो ये वो बेसिकली कांग्रेस को थ्रेट करते थे कि आप हमारे मसाइल हल करें विद इन इंडिया, आप हमारे मसाइल हल करें, हमें एज अ नेशन एक्सेप्ट करें, और हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है, आईनी रिप्रेजेंटेशन, मसलन आप जिन्हें साहब की 14 पॉइंट्स पढ़े, तो 14 पॉइंट्स में क्या पाकिस्तान की बात है? बिल्कुल नहीं है, 1930 की बात है। मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने मुस्लिम लीग बताई, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या था? उसके ऑब्जेक्टिव्स में यह था कि मुस्लिम लीग ब्रिटिश के साथ लॉयल रहेगी, वफादार रहेगी, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि वो मुसलमानों के राइट्स के लिए फाइट करेगी। तीसरा पॉइंट यह है कि वो हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम्स जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स के लिए फाइट करेगी। तो 3 मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स थे, और इसमें कहीं भी ये बात नहीं थी कि एक नया मुल्क मुस्लिम लीग बना लेगी। कायदे-ए-आज़म इस बात के कायल थे कि विद इन इंडिया हमें आज़ादी दी जाए, और उसके लिए उन्होंने बड़ी नेगोशिएशंस की। किसके साथ? कांग्रेस के साथ और हुकूमत के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट है वो इसकी बड़ी मिसाल है। कायदे-ए-आज़म ने लखनऊ पैक्ट करवाया 1916 में, जो मुसलमानों को और कांग्रेस को दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आए कि मुत्तहिद हो जाएं अगेंस्ट बरतानिया, अगेंस्ट ब्रिटिश। तो आयशा जलाल का ये मौक़िफ़ है कि कायदे-ए-आज़म जो ये टू नेशन थ्योरी और आइडियोलॉजी की बात करते थे, वो उनको थ्रेट देते थे, लेकिन थ्रेट के चक्कर में मुल्क बन गया। और 1946 में, आपको एक इवेंट में बताऊं, 1946 में, इस इवेंट का नाम है द कैबिनेट मिशन प्लान, पढ़ा होगा आपने। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया है, जिसमें अंग्रेजों ने एक प्रपोजल दिया, और इस प्रपोजल में उन्होंने कहा कि आपको हम एक सजेशन दे रहे हैं, अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम 2 मुल्क नहीं बनाएंगे। वो सजेशन क्या थी कि हिंदुस्तान में एक मरकज होगा, फेडरल, जैसे पाकिस्तान का एक फेडरल है। हिंदुस्तान को हम ग्रुप्स में तकसीम कर रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, 3 ग्रुप्स। ग्रुप ए में जो ममालिक होंगे वो हिंदू मेजॉरिटी होंगे, यानी यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास, 6 प्रोविंसेस। और जो मुस्लिम ग्रुप बी है उसमें ये मौजूदा पाकिस्तान वाले सूबे होंगे, ज़ाहिर है उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन ये सूबे होंगे, सिंध, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान एज ए स्टेट। और जो ग्रुप सी है उसमें बंगाल और आसाम होंगे, जो उस तरफ थे। और 10 सालों तक, यानी फ्रॉम 1946 टू 1956, 10 सालों तक ये ग्रुप सेम सूबे, सेम ग्रुप्स में रहेंगे, इनका एक वफाक होगा। और आफ्टर 10 ईयर्स अगर कोई सूबा चाहता है
कि वो किसी और ग्रुप में चला जाए, यानी ए का है वो बी में जाना चाहता है और बी का है वो सी में जाना चाहता है, तो वो 10 साल बाद जा सकता है, लेकिन इस 10 सालों तक ये ऐसे रहेगा। इस मंसूबे का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान। तो क्या इस मंसूबे में आपको पाकिस्तान नजर आ रहा है 1946 में? लेकिन कायदे आज़म ने इसको फौरन एक्सेप्ट किया और कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया। आपको बात समझ आ रही है? तभी मैं कहता हूं जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। तो कायदे आज़म ने उसको एक्सेप्ट किया और कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट किया। क्योंकि कांग्रेस के सदर थे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू। तो एक और बुक है, उस बुक का नाम है जिन्ना जिन्ना हिंदुस्तान और कुछ इस तरह इंडिपेंडेंट, जिन्ना हिंदुस्तान एंड इंडिपेंडेंस, शायद इस तरह नाम है, बीच वाले लफ्ज से मुझे कंफ्यूजन हो रही है। दैट इज रिटन बाय जसवंत सिंह। जसवंत सिंह बीजेपी जो पार्टी है मोदी की, उसके मेंबर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, और उसकी मशहूर किताब है पाकिस्तान जिन्ना साहब पर बड़ी तहकीक करके उन्होंने लिखी है। उस किताब में भी उन्होंने लिखा है कि इस अलीदगी के जो जिम्मेदार हैं वो कायदे आज़म नहीं, नेहरू और गांधी की जो रिजिड पॉलिसीज थी वो इसकी जिम्मेदार हैं, इस पूरे नुकसान की। और आयशा जलाल ने भी सेम बात कही है। तो उस नतीजे में जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान था, जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, वो कायदे आज़म ने फिर उस पर एम्फिसाइज करके उसको अप्लाई किया इन रियल, क्योंकि और कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा, जिन्हों ने भी फिर ये बात कही कि अगर आप वाकई में हम मुसलमानों को जरे बराबर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप हमसे दूर हैं, हम आपसे दूर हैं। फिर जो भी मसाइल हुए, जो भी नतीजे निकले, उसको फैस किया जाएगा, लेकिन अब हम भी आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद पाकिस्तान बन गया। आप सबको मुबारक हो।